कौन? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस को कंट्रोल कौन करता है? हाँ, फर्स्ट मस्तिष्क। मेडुला करता है। कौन करता है? मेडुला। हम्म। टीथ किस चीज का बना हुआ होता है? इनामेल का बना होता है। डेंटाइन। कैल्शियम फॉस्फेट या डेंटाइन। और टीथ के ऊपर का अपर लेयर क्या होता है? इनामेल। ह्यूमन बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इनामेल। कंफर्म? हम्म। मिल्क टीथ का संख्या कितना होता है? मिल्क टीथ में प्री मोलर टीथ कितना है? 0। कंफर्म? और मोलर कितना है? हाँ, 8। केनाइन? प्री मोलर 0। परमानेंट टीथ में 32। प्री मोलर कितना है? मोलर 12। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर होता है? गले में? गाल में? चिक्स में? सबलिंगुअल? लिंगुअल? जीभ के नीचे? सब मैंडिबुलर? जबड़ा के नीचे? स्वस्थ व्यक्ति में प्रत्येक दिन कितना लीटर सलाइवा बनता है? सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। टाइलिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का? स्टार्च का? किसका कहता है? स्टार्च का। मम्स डिजीज कौन से वायरस से होता है? पारामिक्सो वायरस से। कौन सी ग्रंथि को प्रभावित करता है मम्स? पैरोटिड। किसे करेगा? पैरोटिड को प्रभावित करेगा। चलो इसके आगे। ईसोफेगस के बाद लिखिएगा स्टमक। अमाशय। स्टमक में लिखेंगे यह जे आकार की संरचना है जिसकी लंबाई 30 फीट या ओ सॉरी जिसकी लंबाई लंबाई हो गया 10 इंच और चौड़ाई 4 इंच। 4 इंच होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसके निम्न भाग हैं। पहला कार्डियक, दूसरा पुंडिक, तीसरा पाइलोरिक। पाइलोरिक इज द नैरोवेस्ट कैविटी। अमाशय में जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो जठर रस स्रावित करता है।
जठर रस के निम्न घटक होते हैं। पहला HCl, यह स्ट्रॉन्ग एसिड है जो भोजन को काइम में बदल देता है एवं रोगाणु मुक्त बनाता है। सेकेंड वन इज पेप्सिनोजेन, यह इनएक्टिव एंजाइम है जो कैसीन प्रोटीन का पाचन करती है। और तीसरा है इसमें म्यूकस, अमाशय की आंतरिक संरचना म्यूकस की बनी होती है जो HCl से इसकी रक्षा करती है। HCl द्वारा अमाशय का क्षरण पेप्टिक अल्सर कहलाता है। हो गया, लिख लिए हैं।
हिंदी में करवाइए। अंग्रेजी कहाँ दिख रहा है आपको अरविंद जी? अंग्रेजी दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है? अब जो नाम है वो तो इंग्लिश में ही रहेगा, नाम को हिंदी में कैसे कराया जाएगा? लिख लिए? चलिए इसको समझ लीजिए। देखिए अमाशय जो है उसके शेप को अगर पूछोगे कि किस शेप का दिखाई देता है तो क्या कहेंगे? जे शेप का होता है। ठीक है, अमाशय की आकृति जे आकार की होती है और लंबाई लगभग 10 इंच का और चौड़ाई लगभग 4 इंच का होता है। इसका कितना भाग है? 3 भाग, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक पार्ट किसको कहते हैं? जहां पर किससे मिलता है? अमाशय और ग्रास नली मिलता है। जैसे मान लो ये हो गया हम लोगों का ग्रास नली, यह क्या कहलाएगा? ग्रास नली, ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस खुलता है किस चीज में? अमाशय में। ईसोफेगस किस में ओपन होगा? अमाशय में। और अमाशय किस में ओपन होगा? छोटी आंत में। ठीक है, अमाशय जो है यह खुलेगा किस चीज में? छोटी आंत में। तो ये वाला हिस्सा जो है वो छोटी आंत का हो गया। अब छोटी आंत जो है ये बड़ी आंत में खुलेगा, ये आगे हम लोग देखेंगे। तो अमाशय जो है इसका मुख्य रूप से कितना पार्ट हो गया? एक तो पार्ट ये जहां पर ये ग्रास नली से जुड़ रहा है, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका ये मिडिल पार्ट हो गया, और तीसरा पार्ट जहां ये छोटी आंत से जुड़ रहा है। 3 भाग हो गया ना जी। एक भाग जहां अमाशय किससे जुड़ा? ग्रास नली से, फूड पाइप से। एक इसका मध्य भाग और दूसरा इसका जिससे छोटी आंत से जुड़ रहा है। तो जो छोटी आंत से जुड़ रहा है इसको क्या कहेंगे? पाइलोरिक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? पाइलोरिक कहेंगे। जो बीच वाला भाग है इसको क्या कहेंगे? फंडिक कहेंगे। और जो सबसे ग्रास नली वाला भाग है इसको कार्डियक कहेंगे। तो अमाशय के कितना भाग हो गया? 3 भाग हो गया। याद रहेगा, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। तो जो भी क्वेश्चन पूछे कि अमाशय छोटी आंत का जुड़ा हुआ भाग तो पाइलोरिक, अमाशय का मध्य भाग फुंडिक, अमाशय और ग्रास नली का जुड़ा हुआ भाग कार्डियक। ठीक है, अब यहाँ पर जो भोजन है जो हम लोगों के माउथ में है, उस भोजन में से क्या डाइजेस्ट हो जाता है? स्टार्च। मुख में भोजन से क्या डाइजेस्ट हो जाता है? स्टार्च। स्टार्च पचा हुआ भोजन ग्रास नली के माध्यम से कहां पर आता है? अमाशय में। ठीक है, अब अमाशय में जो भोजन आता है यहां पर वो भोजन लगभग कितने देर के लिए आता है? 4 घंटे के लिए। हम लोग का अमाशय किसी भोजन को अपने पास कितने देर रखता है? 4 घंटा रखता है। ठीक है, तो अमाशय में भोजन चला आया है। कैसा भोजन? जिस भोजन का स्टार्च डाइजेस्ट है। अमाशय में जब भोजन आ रहा है तो उस भोजन की प्रकृति किस तरीके की होगी? तो अम्लीय होगी। लार से मिलने के बाद भोजन कैसा हो जाता है? अम्लीय। लार का पीएच कितना होता है? 6.5। ह्यूमन के सलाइवा का 6.8 लगभग पीएच है, मतलब एसिडिक नेचर है। तो हम लोगों का फूड अमाशय में अम्लीय प्रवृत्ति में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर एसिडिक फूड आ गया। अब हम लोगों का जो अमाशय है, इस अमाशय में एक ग्रंथि होती है। क्या होगी? ग्रंथि। इस अमाशय के अंदर है ग्रंथि, जिसको हम लोग ग्लैंड कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्लैंड। उस ग्लैंड का क्या नाम है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? जठर ग्रंथि। तो जब जठर ग्रंथि है तो कौन सा रस बनाएगा? जठर रस। ये जो जठर ग्रंथि है यह बनाएगा जठर रस, मतलब गैस्ट्रिक जूस। अब जूस है तो उस जूस का कुछ कंपोनेंट होगा, कुछ घटक होगा। तो इस गैस्ट्रिक जूस का पहला घटक जो होता है उसको कहते हैं HCl। दूसरा घटक क्या है? पेप्सिनोजेन। और तीसरा घटक क्या है इसका? म्यूकस। तो 3 चीजें मिल करके हम लोगों का गैस्ट्रिक जूस बनता है, HCl, पेप्सिनोजेन और म्यूकस। अब यहाँ जो HCl है, ये HCl किस तरीके का होता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पर जो भोजन है उस भोजन में क्या मिल गया? HCl। भोजन में क्या मिल गया जी? HCl। तो ये भोजन को क्या करेगा? बहुत अधिक पतला कर देगा। समझ में आ रहा है? भोजन को क्या करेगा? बहुत अधिक पतला कर देगा, हाईली एसिडिक रूप में बदल देगा। क्योंकि HCl का पीएच लगभग 1.8 के समथिंग होता है। HCl जो इसका पीएच 1.8 है। अब सोचो 1.8 है तो कितना एसिडिक है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेटेड HCl शरीर पर गिर जाए, त्वचा वगैरह पर, तो हड्डी उड्डी सब गला देगा, इतना ज्यादा ये है। इसको डाइल्यूट करके, रिएक्शन भी हम लोग कराते हैं तो इसको क्या करते हैं? डाइल्यूट कर करके, सांद्र कर करके इसका ये करते हैं। तो ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब भोजन HCl में मिला, यहाँ पर भोजन जब HCl में मिला
तो ये भोजन किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? अति अम्लीय रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। बात आई समझ में? भोजन अमाशय में आने के बाद HCl से मिल करके किस रूप में बदलेगा? काइम के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, और फिर जब काइम के रूप में बदल जाएगा तो दूसरा इसमें है कौन? पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन इकलौता हम लोगों के शरीर का एंजाइम है जो निष्क्रिय होता है, अक्रिय होता है, इनएक्टिव होता है, इसका कोई रोल नहीं है। कौन से एंजाइम का कोई रोल नहीं है? पेप्सिनोजेन का। लेकिन जब पेप्सिनोजेन HCl के साथ मिल जाता है, समझ में आ रहा है? पेप्सिनोजेन और HCl ये दोनों जब मिल जाता है तो यह पेप्सिनोजेन न रह करके किस में बदल जाता है? पेप्सिन में। पेप्सिन कैसा एंजाइम है? सक्रिय। पेप्सिनोजेन कैसा था? निष्क्रिय। यह कैसा हो गया? सक्रिय। कब हुआ सक्रिय? जब पेप्सिनोजेन किससे मिला? HCl से। लेकिन ये काम क्या करेगा? सिर्फ एक काम करेगा, कैसीन प्रोटीन का पाचन। कौन सा प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन का पाचन। और ये कैसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। ठीक है, कैसीन प्रोटीन किस में पाया जाता है? दूध में। तो मिल्क प्रोटीन का पाचन अगर पूछा जाए कि हम लोगों के शरीर के किस भाग में होता है, या फिर पूछा जाए प्रोटीन का पाचन शरीर के किस भाग में होता है, तो क्या कहोगे? अमाशय में। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस भाग में? अमाशय में होता है, स्टमक में होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब तीसरा इसका कंपोनेंट है म्यूकस। तो समझना म्यूकस क्या करेगा। तो अमाशय का पूरा जो भीतरी दीवार है, ये वाला जो पूरा का पूरा भीतर का भाग है, ये घिरा हुआ रहता है किस चीज से? म्यूकस से घिरा हुआ रहता है। यानी म्यूकस चिपका हुआ रहता है अमाशय के भीतरी दीवार से। और ये जो म्यूकस है ये काम क्या करेगा? तो म्यूकस का काम है, यहाँ जो HCl है, ये जो HCl है अमाशय में, यह HCl अमाशय के कांटेक्ट में नहीं आए। यदि HCl अमाशय के कांटेक्ट में आ जाएगा तो अमाशय को क्या करने लगेगा? जला देगा। HCl यदि अमाशय के कांटेक्ट में आएगा तो अमाशय को क्या करेगा? जला देगा। तो बचाने के लिए अमाशय को किसका मेम्ब्रेन पाया जाता है? म्यूकस का मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो पूछा जाए कि मेन फंक्शन ऑफ म्यूकस, तो क्या कहोगे? टू प्रोटेक्ट स्टमक फॉर आउटर इंजरीज ऑफ HCl। HCl के आउटर इंजरीज से स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए किसका मेम्ब्रेन है? म्यूकस का परत है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अमाशय का भीतरी भाग किस चीज का बना हुआ रहता है? म्यूकस परत का बना हुआ रहता है। उसके बाद नोट में एक पॉइंट लिखे हो कि कई बार क्या होता है, अनियमित भोजन करने के कारण, अब हम लोगों को भूख कब लगता है? जब अमाशय HCl सेक्रीट करेगा तब भूख लगता है। भूख कब लगेगा? जब अमाशय से क्या बनेगा? HCl बनेगा, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl बनाएगा तो भूख महसूस होता है। भूख लग गया, अब अमाशय में कुछ है ही नहीं भोजन, 5 घंटा से 6 घंटा से कुछ खाए ही नहीं हो, तो 4 घंटा के बाद 5 घंटा के बाद तो भोजन अमाशय से कहाँ चला गया? छोटी आंत में चला जाएगा ना जी, छोटी आंत में चला जाएगा। और अभी तक आपने कुछ स्टमक में लिया ही नहीं है और HCl बन गया। तो ये HCl क्या काम करता है? इस अमाशय की भीतरी दीवार को तोड़ना शुरू करता है। तो मान लो इतना दूर का दीवार HCl का मेम्ब्रेन टूट गया, इतना दूर का म्यूकस का मेम्ब्रेन क्या हो गया? टूट गया। अब इतने दूर HCl क्या करेगा? डैमेज करेगा कि नहीं? स्टमक को कर देगा। तो इतना दूर डैमेज हुआ तो यहाँ पर गड्ढा गड्ढा बनने लगता है, घाव बन जाता है, और इसी घाव को कहा जाता है पेप्टिक अल्सर। इस घाव को कहते हैं पेप्टिक अल्सर, इसको कहा जाता है। समझ में आया? तो HCl जब स्टमक को डैमेज करेगा तो वो बीमारी कहलाती है पेप्टिक अल्सर। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पर देखो, कई बार आप सुनते होंगे लोग सजेस्ट करता है कि खाना खाते समय पानी नहीं पीने के लिए, या खाना खा करके कम से कम तुरंत पानी नहीं पियो, या खाना खाने के 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले पानी मत पियो। जैसे खाना खाना 20 मिनट पहले पानी नहीं पीना चाहिए, या खाना खाने के जस्ट आधा घंटा तक पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए बताओ? भूख लगा है तो HCl बन रहा है और आप पानी पियोगे तो HCl क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। HCl डाइल्यूट हो गया तो कमजोर हो गया। अब कमजोर हो गया तो ये HCl भोजन को किस में नहीं बदल पाएगा? काइम में नहीं बदल पाएगा। अब भोजन जब काइम में नहीं बदल पाएगा तो ये तो शरीर की सबसे संकरी गुहा है। पाइलोरिक क्या है? शरीर की सबसे संकरी गुहा है। तो जो काइम है वह काइम में अगर भोजन नहीं बदला तो इस गुहा के द्वारा वो भोजन छोटी आंत में आपके नहीं जाएगा। क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है? शरीर की सबसे पतली नलिका कौन होती है? पाइलोरिक। और इस पाइलोरिक नलिका के द्वारा भोजन तभी ना बहेगा जब वो पतला हो जाए, मुलायम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो कब होगा? जब वो काइम में बदलेगा। अब भोजन को काइम में कौन बदलेगा? HCl।
और HCl कॉन्सेंट्रेटेड था, आपने उसको डाइल्यूट कर दिया पानी पी करके, कमजोर कर दिया, अब वो नहीं बदलेगा भोजन को, तो भोजन यहाँ नहीं उतरेगा, उस दौरान अपच होगा, एसिडिटी होगी। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या नहीं करना चाहिए, खाना खाने के समय पानी है, तुम पियो, तुम 2-3 लीटर पियो, तुमको कुछ नहीं होगा। लोटा लेके बैठो खाते समय, पीते रहो। चलो हो गया। तो फास्टिंग में पानी पीते रहना चाहिए, इसलिए तो कहा जाता है। HCl डाइल्यूट रहे, नहीं बुझाया? फास्टिंग के समय पानी इसलिए पीते रहो कि HCl डाइल्यूट रहे, कमजोर रहे। अब तनी तो डैमेज तो बर्दाश्त करे पड़ेगा, फिर निर्जला व्रत है तो तनी तो डैमेज बर्दाश्त करना होगा। रिपेयर हो जाता है, फिर म्यूकस बनेगा, रिपेयर कर देगा उसको। हम लोग का शरीर जो है, नेचर ने, भगवान इतना बढ़िया तरीका से बनाया है कि ऑटोमेटिक अपना रिपेयरमेंट करते रहता है। लीवर आधा काट दो, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लीवर जो होता है ऐसा ऑर्गन है कि ऑटोमेटिक रीजनरेट करते रहता है, बढ़ जाएगा। टॉक्सिन को क्या करता है, फिल्टर करते रहता है। शरीर का जितना टॉक्सिन है सबको फिल्टर कौन करता है? लीवर करता है। अछड़ा कचड़ा जो खाते हो सब जाकर के किस पर बैठता है? लीवर पर, और ढेर बैठ गया तो लीवर सांसें नहीं ले पाता है। अजीब, लीवर जब सांस नहीं ले पाता है तो उसी को कहा जाता है कि लीवर फैटी हो गया। लीवर क्या हो गया? फैटी। लीवर फैटी हो गया तो बड़ा कष्ट है, फिर जल्दी ठीक होता नहीं है। इसलिए लीवर के ऊपर क्या नहीं पहुंचने देना चाहिए? वसा, फैट नहीं पहुंचने देना चाहिए, कम से कम फैट कंज्यूम करना चाहिए। सेचुरेटेड फैट कम कंज्यूम करना चाहिए। क्या खाना चाहिए? अनसेचुरेटेड फैट। हम लोग को तो बुझाता ही नहीं है। रोड पर जा रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा खूब पसंद से, सर 8 रुपया 10 रुपया में मिला, लेके 4 को कचर दिए। और क्या क्या होता है उस सब पकौड़ा पकौड़ी सब में ऐसा ऑयल यूज होता है कि लीवर उसको नहीं मैनेज कर पाता है बेचारा। उसके ऊपर वो वसा के रूप में, फैट के रूप में जा जा करके जमा होता रहेगा लीवर के रूप। बुझाया? इसलिए कैसा खाना, तेल खाना चाहिए आंसर, एक तेल को एक बार से 2 बार से ज्यादा प्रोसेस नहीं करना चाहिए। एगो तेल है, उसको ही नहीं कि 20 दिन गर्म करके उसी में पकौड़ा बना रहे हैं। बाहर की दुकान उकान पर बहुत सारा मिलता है जो फूड रहता है, वो देखिएगा, वो लगता ही नहीं कि तेल है, वो लगता है कि मोबिल में छान रहा है। एकदम काला हो गया रहता है तेल, और उसमें छानते रहता है, हैं? बहुत कम। अब उतना भी नहीं है। हाँ, महीना में का हुआ। बुझा गया? कैसीन प्रोटीन, ये दूध में पाया जाता है, हाँ, ये दूध में होता है। हम्म। और अगर पूछा जाए कि शिशुओं में दूध के पाचन के लिए क्या होता है, शिशु का मतलब 6 महीना तक का बच्चा। शिशु मतलब 6 महीना तक का बच्चा, 6 महीना तक बच्चे को केवल माँ का दूध यूज करवाया जाता है। तो उस दूध को पचाने के लिए उसके बॉडी में क्या पाया जाता है? रेनिन। ठीक है, तो ये भी फैक्ट याद रखना है कि शिशुओं में दूध के पाचन करने के लिए रेनिन प्रोटीन होता है। समझ गए? शिशुओं में दूध के पाचन के लिए रेनिन, और वयस्क लोगों में पेप्सिन, या फिर प्रोटीन पाचन के लिए पेप्सिन। रेनिन, RENIN। वयस्क में नहीं, शिशु में। हम्म, हो गया? सारा फैक्ट हो गया इसका, कोई छूटा नहीं ना? क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हेडिंग बना लो, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत।
इसमें लिखिएगा इसकी लंबाई 6 6.8 मीटर लगभग होती है। यह या इसके निम्न भाग हैं। पहला लिखिएगा ग्रहणी, ड्यूडेनम, लिखेंगे यहां काइम का रूपांतरण काइल में हो जाता है। जब वह बाइल और पैनक्रिएटिक जूस से मिलता है। दूसरा लिखिएगा जेजुनम, यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है। थर्ड वन इज इलियम, यहाँ भोजन का संपूर्ण पाचन। इलियम के आंतरिक दीवार पर अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं। ये पोषक तत्वों के अवशोषण का कार्य करती है।
चलिए ये लिख लिए, इसको समझ लो। ये अच्छा देखिए, इसी पर समझा देते हैं। ये यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो पहला भाग है इसको कहा जाता है ड्यूडेनम, इसको कहा जाता है जेजुनम, और इसको क्या कहा जाता है, इलियम। तीन भाग होता है छोटी आंत का। सबसे ऊपरी भाग क्या हो गया, ड्यूडेनम ग्रहणी, दूसरा भाग क्या हो गया, जेजुनम, और तीसरा भाग क्या हो गया, इलियम। हिंदी नाम बहुत खतरनाक है, शुद्ध हिंदी में जाइएगा तो अंग्रेजी ही याद रखिए। जेजुनम को कहा जाता है मध्ययांत्र, मध्य यांत्र। इलियम को कहा जाता है शेष यांत्र। तो उतना याद होगा, नहीं होगा? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीन नाम याद रखना है। सबसे पहला भाग छोटी आंत का ड्यूडेनम, दूसरा भाग जेजुनम, और तीसरा भाग इलियम, याद रहेगा। अब इसमें देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि बढ़ते हुए क्रम में छोटी आंत को लिखें, बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ड्यूडेनम, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, जेजुनम, उसके बाद क्या लिखोगे, इलियम। ये बढ़ते हुए क्रम में हो गया, यानी छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन होता है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद छोटा जेजुनम, और सबसे बड़ा भाग इलियम। किस क्रम में है यह, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। और घटते क्रम में अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, मतलब इलियम। इलियम के बाद क्या लिखिएगा, जेजुनम। जेजुनम के बाद क्या लिखेगा, ड्यूडेनम। ये हो गया आपका घटते क्रम में। हाँ, समझ गए, याद हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या होगा, यहां पर जो भोजन है अमाशय में, वो अमाशय में भोजन किस रूप में है, काइम के रूप में। वो काइम पाइलोरिक कैविटी द्वारा कहां प्रवेश करेगा, छोटी आंत में। तो सबसे पहले छोटी आंत के किस भाग में प्रवेश करेगा, ड्यूडेनम में। अब बताओ इस काइम का पीएच कितना है, 1.8। छोटी आंत क्यों बच गया था, क्योंकि छोटी आंत में कौन सा मेम्ब्रेन है, म्यूकस, लेकिन यहां म्यूकस है ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में जब 1.58 का पीएच का काइम आएगा तो ड्यूडेनम को जला देगा, जला देगा ना जी। तो ड्यूडेनम को अपनी रक्षा करनी होगी, क्या करेगा, यहां पर आप लोगों के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं, लीवर। और यहां पर क्या है, पैनक्रियाज। यहाँ क्या है, लीवर और ये पैनक्रियाज। लीवर कौन सा जूस बनाता है, पित्त रस, पित्त रस को कहते हैं बाइल जूस, ठीक है। और ये जो पैनक्रियाज है यह कौन सा जूस बनाता है, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस, मतलब पैनक्रिएटिक जूस। बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस, लीवर और पैनक्रियाज बनाएगा। तो बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस, ये दोनों जूस आकर के कहां पर गिरते हैं, ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में आता कौन है, काइम। कौन आता है, काइम। लेकिन बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस से मिल करके यह किस में बदल जाता है, काइल में, और इसका पीएच बढ़ जाता है और ये क्षारीय रूप में हो जाता है। किस रूप में, क्षारीय रूप में, जिसको अल्कलाई कहते हैं, अल्कलाइन फॉर्म कहते हैं। तो पूछा जाए कि भोजन का काइम से काइल में रूपांतरण छोटी आंत के किस भाग में होगा, ड्यूडेनम में होगा, ठीक है। काइम का काइल में किस में बदलेगा, छोटी आंत में। काइम अम्लीय भोजन है और काइल क्षारीय भोजन है, ठीक है। काइम काइल में किसकी सहायता से बदलेगा, बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस की सहायता से, ठीक है, बाइल और पैनक्रिएटिक जूस की सहायता से। अब यहां पर काइल हो गया। अब ये काइल कहां पर प्रवेश करेगा, छोटी आंत के किस भाग में, जेजुनम में। और जेजुनम में आने के बाद इसका आंशिक पाचन होगा, पार्शियली डाइजेशन, फुल पचेगा नहीं, आंशिक पाचन होगा। और फिर वो पूर्ण रूप से पचने के लिए किस भाग में प्रवेश करेगा, इलियम में। और जब इलियम में आएगा तो उसका संपूर्ण पाचन हो जाएगा। और जब वो पूर्णतः पच जाएगा तो उसके अंदर से ग्लूकोज निकलेगा। पचे हुए भोजन से पोषक तत्व किस रूप में निकलेगा, ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज निकलेगा तो यहाँ पर छोटी आंत के इलियम वाले भाग में, ये जो इलियम है इसमें इस तरीके के छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हजारों करोड़ों की संख्या में है। इनको कहा जाता है माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई क्या करेगा, पचे हुए भोजन से सारे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगा। विलाई क्या करेगा, पचे हुए भोजन से ग्लूकोज को
एब्जॉर्ब, और जब यह ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया तो उस ग्लूकोज को वह कहां पर भेज देगा? ब्लड में। ग्लूकोज को किसमें मिला देगा? ब्लड में। और ब्लड आपके शरीर की सारी कोशिकाओं तक फ्लो होते रहता है, बहते रहता है, बहता है ना जी। फिर ब्लड उस ग्लूकोज को लेकर के कहां चला जाएगा? बॉडी के सेल में। ग्लूकोज की जरूरत आपके पाचन तंत्र को है कि शरीर की कोशिकाओं को? कोशिकाओं को है, तो यहां से कोशिका में जाना चाहिए। तो माइक्रोविलाई उसको एब्जॉर्ब किया, किसमें मिला दिया? ब्लड में। ब्लड उसे कहां पहुंचा दिया? शरीर के कोशिकाओं में, बॉडी के सेल में। कोई दिक्कत तो बताइए। क्लियर हो गया पूरा? सारा पॉइंट एक बार देख लीजिए आधा मिनट में। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। हेडिंग बना लीजिए। बड़ी आंत हेडिंग बना लो, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बड़ी आंत में लिखेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसके निम्न भाग हैं। पहला लिखिएगा सीकम, लिखिएगा यह स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जुड़ा हुआ भाग है। इसका एक किनारा अपेंडिक्स कहलाता है। दूसरा लिखिएगा कोलन, यह लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लंबा भाग है जो जल का अवशोषण करता है। तीसरा लिखिएगा रेक्टम, यह अस्थायी रूप से उत्सर्जी पदार्थ को जमा रखता है। फोर्थ लिखिएगा एनस, यह उत्सर्जी पदार्थों के
निष्कासन का केंद्र है। हो गया, लिख लिए? इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना जी? ग्रास नली और मासे हो गया यह छोटी आंत। छोटी आंत किसमें खुलेगा? छोटी आंत जाएगा बड़ी आंत में, ओपन होगा। ठीक है, अब यहां देखो, छोटी आंत बड़ी आंत से जहां पर जुड़ रहा है यह भाग क्या कहलाएगा? सीकम। सीकम का ये वाला इंड क्या कहलाएगा? अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स कैसा ऑर्गेन है? वेस्टिजियल। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गेन का मीनिंग होता है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग यानी जिसका शरीर में कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है। ठीक है, अब यहां से भोजन जो है, जो भोजन में से ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो चुका है, फूड में से ग्लूकोज एब्जॉर्ब कौन किया था? माइक्रोविलाई। और बाकी का जो फूड है वो इस सीकम के थ्रू कहां एंटर करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। माइक्रोविलाई यहां पर क्या किया था? डाइजेस्टेड फूड से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया, और जो फूड बॉडी से बाहर निकालना है, जिसको एक्सक्रीटरी वेस्ट कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, उस उत्सर्जी पदार्थ को छोटी आंत किसमें ढकेल देगा? बड़ी आंत में। किसके द्वारा? सीकम के द्वारा। तो यहां से चला गया। अब सीकम केवल इस ज्वाइंट को कहते हैं, इस जुड़े हुए भाग को कहते हैं। सीकम के बाद ये पूरा का पूरा भाग जो है यह क्या कहलाता है? कोलन। क्या कहलाता है? कोलन। तो कोलन क्या करेगा? उस एक्सक्रीटरी वेस्ट जैसे ही यहां से आगे बढ़ेगा, उस एक्सक्रीटरी वेस्ट से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। उत्सर्जी पदार्थ से जल के अवशोषण का काम कौन करता है? कोलन। अगर एक लाइन में पूछा जाए कि इस बड़ी आंत का क्या काम है, बड़ी आंत का क्या काम है, तो क्या बोलोगे? उत्सर्जन एवं जल का अवशोषण, यही दो काम है बड़ी आंत का। एक लाइन में कहा जाए तो बड़ी आंत का दो काम है, उत्सर्जी पदार्थ से जल का अवशोषण। समझ में आया? उत्सर्जी पदार्थ से जल का अवशोषण बड़ी आंत का काम है। क्लियर? फिर यहां पर क्या हुआ? कोलन वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? रेक्टम। यहां पर आकर के उत्सर्जी पदार्थ जो है वो स्टोर होता है और एनल कैविटी के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो डाइजेशन के अंतर्गत चलती है। समझ गए? अब इसके बाद का टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। आज इतना ही। कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट है तो बताइए। नहीं ना?